गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको आपकी पहली इकाई विलियन इसका एक नया टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है तनु विलियनों के अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला होगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तनु विलियनों के अणु संख्यक गुणधर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। तनु विलियनों के वे गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। तनु विलियनों के वे गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति पर नहीं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, ये गुण विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर ही निर्भर करेंगे। उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी है इस पर निर्भर नहीं करेंगे। मैं आपको समझाता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो हम प्रत्येक वोटर अपना वोट कास्ट करते हैं, और जब हम अपना वोट कास्ट कर चुके होते हैं और उनकी गिनती की जाती है, तो जिस उम्मीदवार के पास सबसे अधिक वोट होते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है। देखिए बच्चों, अब इन वोट की संख्या महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं देखते कि वो वोट्स क्या किसी पढ़े लिखे हुए व्यक्तियों ने दिए हैं, अनपढ़ों ने दिए हुए हैं, किसी बूढ़े का वोट है, किसी जवान का वोट है, शहर में रहने वाले का वोट है या गांव में रहने वाले का वोट है, इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। सिर्फ निर्भर करता है उनकी संख्या। तो इसी के आधार पर हम कहते हैं कि तनु विलियनों के वे गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति पर नहीं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए ये गुण कौन कौन से हैं, आप इनके उदाहरण समझिए। पहला गुण है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। चौथा प्रासरण दाब। ये चार गुण तनु विलियनों के अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए ये तो हुई परिभाषा और उदाहरण, और इसके साथ ही हमने 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या होगा? अणु संख्यक गुणधर्मों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। या फिर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन अणु संख्यक गुणधर्म है। तो आपके पास इन चारों में से कोई एक होगा, तो आपको उसी को टिक करना है।
या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आपके पास 3 इन चारों में से दिए गए कोई गुण होंगे और एक कोई अलग होगा जिसको कि आपको मार्क करना है। तो क्या आप समझ गए अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? अब हम इन चारों को 4 अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए बच्चों, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि वाष्प दाब क्या होता है। आपने वो वीडियो देखी होगी और वाष्प दाब की परिभाषा आप जानते होंगे। चलिए मैं फिर एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। द्रव वाष्प साम्य में वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब हम पहले बात करेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है और फिर हम बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। देखिए, यदि एक अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाया जाए तो वाष्पों की संख्या कम हो जाने के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि यदि एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिला दिया जाए तो सतह पर विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो यदि एक अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाया जाए तो वाष्पों की संख्या कम हो जाने के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आप मान लीजिए कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, P0, और विलयन का वाष्प दाब P है। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो यदि आप P0 यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देते हैं तो इसको आप कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। एक पॉइंट क्लियर? अब आगे चलते हैं। वाष्प दाब में अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विभाजित करने पर प्राप्त पद को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखिए, यहां मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मान लीजिए कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, जबकि विलयन का वाष्प दाब P है, तो वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा? P0 माइनस P। और यदि आप इसे P0 से विभाजित कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा P0 माइनस P अपॉन P0 के।
बात क्लियर हुई? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसी कंडीशन के लिए जहां विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया हो, इसके लिए राउल्ट ने एक नियम बनाया है। राउल्ट से कुछ याद आया? हम राउल्ट का एक नियम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो किसके लिए था? दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर बने हुए विलयन के लिए। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन अलग है। अब विलेय अवाष्पशील है। देखो बच्चों, इन दोनों को आप अच्छी तरह से क्लियर रखो। वो जो पहला राउल्ट का नियम मैंने आपको बताया था, वो दो वाष्पशील द्रवों से बने विलयन के लिए था। लेकिन यदि कोई अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया गया हो, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राउल्ट ने इसके लिए एक बात कही। राउल्ट के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, यहां किसके बारे में बात हो रही है? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में बात हो रही है, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। फिर से देखिए, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। The relative lowering in vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to mole fraction of solute. क्लियर? अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होगा काई B के। अब देखिए, ये हमारे पास एक सूत्र भी बन गया जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये तो हुआ राउल्ट का नियम उन विलयनों के लिए जिनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ हो। अब इस नियम की क्या कुछ सीमाएं हो सकती हैं? हाँ, जरूर हो सकती हैं। देखिए, इसकी पहली सीमा है कि ये नियम सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू किया जा सकता है। यदि विलयन बहुत अधिक सांद्र हो तो ये नियम गड़बड़ा जाएगा। दूसरी बात, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप प्रयोग करेंगे वो जल में घुलने के बाद ना तो अपने आयनों में विभाजित होना चाहिए और ना ही विलेय के अणु आपस में बंध कर संख्या में कम रह जाने चाहिए। यानी ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए, ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन से किसी दिए गए विलेय पदार्थ का अणुभार मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होगा काई V के। लेकिन हमने सांद्रता वाली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि विलेय का मोल प्रभाज्य या मोल अंश बराबर होता है NB अपॉन Na प्लस NB। यहां NB क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। NB विलेय के मोलों की संख्या, Na विलायक के मोलों की संख्या। NB विलेय के मोल, Na विलायक के मोल। क्लियर? लेकिन देखिए कि यदि विलयन तनु है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब होगा कि वहां विलायक बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू विलेय। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विलेय पदार्थ के मोल हैं वो बहुत कम हैं विलायक के मोलों के, और इसलिए आप इसको नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेजिबल, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि Na प्लस Nb लगभग इक्वल होगा Na के। तो आप राउल्ट के इस नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं? P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होगा NB अपॉन Na। देखिए, अब काई B के स्थान पर हमने किसको लिख दिया? NB अपॉन Na। लेकिन विलेय के मोल बराबर होंगे विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, Wb अपॉन Mb। और इसी तरह विलायक के मोल बराबर होंगे विलायक का भार Wa अपॉन विलायक का अणुभार Ma। तो इसका मीनिंग हम Nb के स्थान पर क्या रखेंगे? Wb अपॉन Mb, और Na के स्थान पर क्या रखेंगे? Wa अपॉन Ma। देखिए, हमारा फार्मूला क्या बनेगा? P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होगा Wb अपॉन Mb अपॉन Wa अपॉन Ma। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होगा Wb अपॉन Mb इंटू Ma अपॉन Wa। तो देखिए, यहां P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P क्या है? विलयन का वाष्प दाब। Wb क्या है? विलेय पदार्थ का ग्राम में भार। Mb क्या है? विलेय पदार्थ का अणुभार। Ma क्या है? विलायक का अणुभार। और Wa क्या है? विलायक का भार। तो देखिए, यदि आपको ये सब बातें पता हो तो आप इसके ऊपर जो संख्यात्मक प्रश्न हैं उनको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। देखिए, पहला एक जो प्रश्न है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट के सूत्र का निगमन
कीजिए। देखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए हम इस सूत्र को जो हमने अभी पढ़ा इसको कैसे बना सकते हैं। माना एक विलयन अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर बनाया गया है। ध्यान दीजिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर बनाया गया है। तो आपको ये तो पता है ना कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसकी वाष्पें नहीं बनेंगी, यानी वाष्पें केवल विलायक की बनेगी। तो अब देखिए भाई, जो राउल्ट हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया था कि जो P यानी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है P, ये बराबर होता है P0 A इंटू काई A प्लस P0 B इंटू काई B। अब आपको पता है कि A विलायक है और B विलेय है। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो विलेय पदार्थ है ये अवाष्पशील है, यानी इसकी वेपर्स नहीं बनेंगी। जब इसकी वेपर्स नहीं बनेंगी तो वाष्प दाब में इसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अब सारा जो वाष्प दाब है वो किसकी वजह से आएगा? विलायक की वजह से आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P बराबर होगा P0 A इंटू काई A। या फिर यदि मैं इस P0 A को इधर ले जाऊं तो मैं क्या कहूंगा? P अपॉन P0 A बराबर होगा काई A के। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 को दोनों तरफ 1 में से घटाने पर देखिए मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस P अपॉन P0 A इज इक्वल 1 माइनस काई A। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब देखिए आपको पता है कि 1 माइनस काई A किसके बराबर होता है? काई B के। ये हमने सांद्रता वाले टॉपिक में पढ़ लिया था ना। और 1 माइनस PA अपॉन P0 A को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P0 A माइनस P अपॉन P0 A इज इक्वल काई B। और ये ही आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का सूत्र है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के ऊपर ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की। थोड़ा सा इस नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर के चलेंगे। देखिए उदाहरण में क्या कहा गया है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.45 बार है।
ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन आप जानते हैं क्या होता है, C6H6, और इसका अणुभार क्या होता है, क्या आपको पता है? देखिए, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, यानी 12 इंटू 6, और हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 6, तो कितना होगा 72 प्लस 6 इज इक्वल 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। क्लियर? देखिए ये क्या चीज है, ये है MA, ये हमें दिया हुआ है MA 78 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब ये आगे क्या कहता है कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी इसने हमें दिया हुआ है P0A, तो ये कितना दिया हुआ है 0.850 बार। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस, यानी ये हमें विलेय पदार्थ का भार दिया हुआ है 0.5 ग्राम। ठीक है, इसका अणुभार ये हमारे से पूछता है MB इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, और जो विलयन बना इसका वाष्प दाब 0.845 बार है। देखिए ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलेय का अणुभार। तो देखिए बच्चों, ये एक बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ एक चीज नहीं दी हुई है, आप उसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास सूत्र क्या है, P0A माइनस P अपॉन P0A इज इक्वल WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। देखिए WA भी हमें दिया हुआ है, WA कितना दिया हुआ है 39 ग्राम। बेंजीन का जो भार है वो 39 ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। P0 कितना होगा 0.850 माइनस P कितना होगा 0.845 अपॉन 0.850। क्लियर? अब इधर आ जाइए, WB है 0.5 ग्राम, बेंजीन का अणुभार है 78 अपॉन विलेय का अणुभार हमें नहीं पता और WA है 39 ग्राम। ठीक है ना? तो देखिए एक बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको बाकी सारी चीजें पता है, सिर्फ एक MB आपको नहीं पता, तो आप इसे हल करके निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में, जरा इंतजार कीजिए।